शब्दों की जाल में उलझ कर रह जाते हैं लोग। हमने तो कई बार खामोशी को भी बोलते देखा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज। गुलजार की ये शायरी पूरी जिंदगी है। आप भी तो पैसेज में शब्दों की जाल में उलझ जाते हो। वो जो दो लाइन्स है ना, उसके बीच की जो खामोशी है वो आपको सुननी है। और कैसे? डोंट वरी, मैं हूँ। मैं बताऊंगा आपको कि पैसेज कैसे पढ़ना है। अभी तक पैसेज को लेकर के जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया है वो है कि पैसेज को तेजी से पढ़ना है, स्पीड में रीड करना है। क्यों? ताकि कम समय में 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ा जा सके। इससे क्या होगा? इससे पैसेज समझ में आएगा। ये भ्रम है। छोटा सा तो पैसेज होता है दोस्तों। अमूमन जो पैसेज होता है, अधिकतर पैसेज 80 से 120 वर्ड्स के होते हैं। और अगर आप 100 से 120 वर्ड्स पढ़ते हैं तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, अगर आपकी स्पीड स्लो है तब। नॉर्मली जो नॉर्मल स्पीड होता है वो इतना स्लो नहीं होता, लेकिन आपकी स्पीड अगर स्लो है तब भी आप एक पैसेज को 1 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं। तो जब इतना छोटा पैसेज है तो इतने छोटे पैसेज में स्कैनिंग और स्कीमिंग जैसी जो टेक्निक है वो बेअसर होती है। उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सीसेट क्वालिफाई करना है। आपके पास 2 घंटे का समय है जो कि इनफ है क्वालिफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर कोई गलती नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? आपको पैसेज को सही तरीके से पढ़ना है। तो आज मैं यही बताऊंगा, और पैसेज पढ़ूंगा तो उस समय भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू रीड अ पैसेज इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली पैसेज को पढ़ने के लिए आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि आप अपने नॉर्मल स्पीड में ही पढ़ेंगे। अनावश्यक तेज गति से नहीं पढ़ेंगे, इसका कोई रोल नहीं है। नॉर्मल स्पीड में पढ़ेंगे। दूसरा, पंक्चुएशन मार्क्स, उसके नियमों का पालन करते हुए पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप पंक्चुएशन मार्क्स के नियमों का पालन करते हुए ही पैसेज पढ़ेंगे। जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के क्रम में हम पॉज लेते हैं, छोटा छोटा स्टॉप लेते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं छोटा छोटा स्टॉप ले रहा हूँ, आप भी लेते हैं, दुनिया में हर एक व्यक्ति लेता है। क्यों? ये ये जो स्टॉप है ना, इसी से आपकी भावनाएं व्यक्त हो रही होती हैं कि आप एक्चुअली में क्या व्यक्त करना चाह रहे हो, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। ये पॉज ही उस चीज को बताता है। लेकिन जब हम लिखेंगे तब पॉज कैसे लेंगे? तो इसीलिए पंक्चुएशन मार्क्स है। तो पंक्चुएशन मार्क्स के नियम का पालन नहीं करेंगे तो लेखक के विचार को आप नहीं समझ पाएंगे। और ये छोटी सी बात किसी ने नहीं बताई। हम 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन 6 क्लास की एनसीईआरटी, वो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट। मतलब कि हम यूपीएससी क्रैक करने के लिए छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो फिर पैसेज को पढ़ने के लिए इस बात का ध्यान आज तक क्यों नहीं रखा गया? जो बेसिक चीज है, जब तक आप कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप, इन सब के नियमों को नहीं जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप रीड नहीं करेंगे तो आपको विचार कैसे समझ में आएगा? और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पढ़ने के समय ध्यान रखना है। जैसे कि पढ़ते समय खुद को भी समझाते चलना है। जैसे मैं यहाँ पढ़ के आपको समझाता हूँ, उसी तरह से जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप खुद को समझाते चलेंगे। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद को समझाएंगे तो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। आप पढ़ते भी जाएंगे और खुद को समझाते भी जाएंगे, और ये हैबिट बहुत जल्द बन जाएगी
बस मेरे साथ इस सीरीज में आप बने रहिए और हर बार ये ध्यान रखिए कि मैं पैसेज कैसे पढ़ रहा हूँ। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ भी कॉमा आए, कॉलन आए, सेमी कॉलन आए, आपको जस्ट थोड़ा पॉज लेना है, ठीक है। और भी कुछ जो तरीके हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उसकी चर्चा मैं धीरे धीरे करता रहूँगा। तो एक पैसेज लेते हैं, 2017 का ही पैसेज है और उस पैसेज में हम देखेंगे कैसे पढ़ा जाए। आप बस ध्यान रखना कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक पैसेज है, बहुत ही अच्छा पैसेज है, 2017 का है, तो मैं इसे पढ़ता हूँ। पिछले 2 दशकों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 50% की वृद्धि हुई, जबकि समावेशी संपदा मात्र 6% बढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। तो फुल स्टॉप का मतलब क्या है? फुल स्टॉप, पूरी तरह से रुक जाना। अब पूरी तरह से रुकने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझना है। इसके मीनिंग को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मीनिंग क्या समझना है? इस सेंटेंस में है क्या? कुछ नहीं। इस सेंटेंस में एक डेटा दिया गया है कि पिछले कुछ दशकों में जीडीपी तो 50% बढ़ी, लेकिन जो समावेशी संपदा है, इंक्लूसिव वेल्थ है, वो मात्र 6% बढ़ी। तो एक डेटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल के दशकों में जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन ने मानव पूंजी जैसी समावेशी संपदा को और जंगल, जमीन एवं जल जैसी प्राकृतिक संपदा को केवल क्षति ही पहुंचाई है। ये दूसरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है? हाल के दशक में बता रहा है कि जो जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन है, जीडीपी ड्राइवन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये जो है, इसकी वजह से जो इंक्लूसिव वेल्थ है उसको केवल क्षति ही पहुंची है। ध्यान रखना क्या कह रहा है यहाँ पे, केवल, एक्टिव वर्ड। तो जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन से इंक्लूसिव वेल्थ को केवल क्षति पहुंची है। तो दूसरी लाइन में ये कहा। फर्स्ट लाइन में हमने देख लिया, एक डेटा दिया हुआ है कि जीडीपी में तो वृद्धि हुई 50% की, लेकिन इंक्लूसिव वेल्थ में मात्र 6% की। फिर आगे कह रहा है कि जो जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन है, उसने इंक्लूसिव वेल्थ को केवल क्षति ही पहुंचाई है। कोई फायदा नहीं हुआ, केवल क्षति पहुंचाई है, ठीक है। तो अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन ठीक नहीं है, कुछ अलग करने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखो, पिछले 2 दशकों में विश्व की मानव पूंजी, जो कुल समावेशी संपदा का 57% है, केवल 8% ही बढ़ी है। फिर एक डेटा, जबकि, फिर देखो इस वर्ड को आप सर्कल कर लो, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे वर्ड जब आएंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि, फिर भी, तो उसके बाद जो बात कही गई है वो लेखक का विचार है, वही सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। जबकि प्राकृतिक संपदा में जो कुल समावेशी संपदा का 23% है, विश्व स्तर पर 30% की गिरावट आई है। अब देखो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये सेंटेंस भी कह रहा है कि समावेशी संपदा को क्षति पहुंची है। क्लियर है? तो इस पूरे पैसेज में लेखक बस इतनी सी बात कह रहा है कि जो जीडीपी संचालित आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक निष्पादन है, उससे इंक्लूसिव वेल्थ को केवल क्षति पहुंची है। क्लियर है? अब इसके विश्लेषण को भी कम शब्दों में हम समझ लें कि पैसेज आखिर कह क्या रहा है। इसको पढ़िए। कह रहा है कि परिच्छेद इस बात पर जोर देता है कि जीडीपी संचालित आर्थिक समृद्धि से मानव और समावेशी संपदा को क्षति पहुंची है। इसका मतलब है कि जीडीपी संचालित समृद्धि सही नहीं है, ठीक है। अब देखो लेखक यहाँ पे सिर्फ यह बता रहा है कि जीडीपी संचालित समृद्धि सही नहीं है, यह नहीं बता रहा कि क्या सही है। क्लियर है? चलो अब विषय और विचार को जान लें, क्योंकि एबीक्यू मेथड का कोर यही है, आधार यही है ना। मैंने पहले भी बताया है कि विषय और विचार, इसके अलावा पैसेज में कुछ नहीं होता।
मैं जो अभी बात कर रहा हूँ आपसे, लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसमें एक विषय है और उस विषय पर मेरा विचार है, मैं उसी विचार को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो विषय और विचार के अलावा पैसेज में कुछ नहीं होता। लेखक ने एक विषय का चयन किया और उस विषय पर लेखक के जो विचार थे, उस विचार को परिच्छेद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो पैसेज में जब विषय और विचार ही है, तो हम विषय और विचार को ही ढूंढ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब संदेश हो, उपनिगमन हो, पूर्वधारणा हो, कोई भी टैलेंट वर्ड हो, वो क्या पूछेगा? वो आपसे लेखक का विचार ही पूछेगा और कुछ पूछ नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस भी ऑप्शन में लेखक का विचार मिल जाए वही सही है, उसके अलावा कोई और नहीं सही है। अभी तक तो नहीं हुआ। इन केस मान लो कि ए में भी लेखक का विचार है और ऑप्शन बी में भी लेखक का विचार है, तो वो दोनों सही होगा। और इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ लेखक का विचार, उसके अलावा और दूसरी कोई बात नहीं। तो ए में भी लेखक का विचार है और बी में भी लेखक का विचार है, तो दोनों सही होगा। लेकिन ए बी सी डी में से कोई एक ही सही होगा ना? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। इनकेस कभी यूपीएससी से गलती हो जाए तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो विषय क्या है, मतलब किसकी बात की गई है परिच्छेद में? तो परिच्छेद में जीडीपी संचालित समृद्धि का मानव पूंजी और समावेशी संपदा पर प्रभाव की बात की गई है। ठीक है ना। और इस बारे में क्या बात की गई है, क्या बात की गई है, वो विचार है। तो बात क्या की गई है कि जीडीपी संचालित समृद्धि ने मानव पूंजी और प्राकृतिक संपदा को केवल नुकसान पहुंचाया है। मतलब जीडीपी संचालित समृद्धि, जो आर्थिक समृद्धि, वह जो है सही नहीं है समावेशी संपदा के नजरिए से। ठीक है। अब इसी विचार को ढूंढना है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन में आपसे सर्वाधिक निर्णायक संदेह निष्कर्ष पूछा गया, इन्फरेंस। ठीक है। अब निष्कर्ष का क्या मीनिंग है नहीं है ये आप जानते हैं, लेकिन उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। आंसर कैसे होगा? जिस भी ऑप्शन में लेखक का विचार मिल जाए। तो अब हम विचार ढूंढेंगे कि जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन ठीक नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है, समावेशी नहीं है, बस ये ढूंढना है। ठीक है। चलो ए में देखते हैं विचार। प्राकृतिक संपदा के विकास पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए। अब देखो यहाँ कहाँ आया जीडीपी संचालित आर्थिक वृद्धि समृद्धि? नहीं आया, इसमें लेखक का विचार नहीं है। ये ऑप्शन ये नहीं बता रहा कि जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन जो है वो ठीक नहीं है, नहीं बता रहा है, तो ये गलत है। ए को हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये इसमें हमारा उत्तर नहीं है, इसलिए गलत है। हम अपना उत्तर ढूंढ रहे हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं। बी देखो, केवल जीडीपी संचालित समृद्धि ना तो वांछनीय है ना ही धारणीय। परिच्छेद में लेखक यही ना कह रहा है कि जीडीपी संचालित समृद्धि जो है उसने संपदा को, समावेशी संपदा को केवल नुकसान पहुंचाया है। तो बी ऑप्शन भी यही कह रहा है कि केवल जीडीपी संचालित समृद्धि ना तो वांछनीय है ना ही धारणीय, यही लेखक कह रहा है। ठीक है। तो इसमें लेखक का विचार है। अब हम सी और डी को भी चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ भी लेखक का विचार है। सी देखिए, विश्व के देशों का आर्थिक निष्पादन संतोषजनक नहीं है। अब संतोषजनक है या नहीं है इसके बारे में बात नहीं की गई। अब बात की भी गई है नहीं भी की गई, इस पर भी ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कि क्या इसमें विचार है लेखक का। जो जीडीपी संचालित समृद्धि के बारे में लेखक का विचार है, क्या वो सी में है? नहीं है, तो गलत। डी देखते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व को और अधिक मानव पूंजी की आवश्यकता है। इसमें भी लेखक का विचार नहीं है, गलत। तो इसमें देख लो बी एकमात्र सही उत्तर है जिसमें लेखक का विचार है। सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष नहीं है। सर्वाधिक का मतलब क्या हुआ? ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन बी सबसे ज्यादा निर्णायक है, ऐसा नहीं है। ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, बी अकेला
सही है। समझ गए आप लोग? एक और परिच्छेद ले लेते हैं, इसे भी पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तकनीकी प्रगति में निहित मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान निश्चित रूप से भौतिक संपदा का संचय नहीं है। अब इसका मीनिंग समझ लें। पहले क्या कह रहा है, जो तकनीकी प्रगति हुआ उसमें मानव जाति के लिए जो वरदान निहित है, सबसे बड़ा वरदान, वो भौतिक संपदा का संचय नहीं है। इसका मतलब लेखक क्या कहना चाह रहा है कि भौतिक संपदा का संचय नहीं है सबसे बड़ा वरदान तकनीकी प्रगति का। इसका मतलब है कुछ और है। तो हो सकता है कि लेखक अब आगे उसी के बारे में बात करे कि आखिर वो क्या है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप समझते हो तब आपको पता चल जाता है कि आगे क्या बात करेगा। देखो, किसी व्यक्ति के द्वारा जीवन में इनकी इनकी अब ये इनकी वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो देखो, इनकी, उनकी, यह, वह, इस तरह के जो शब्द यूज होते हैं वो उसके लिए यूज होते हैं जो जस्ट पहले जिसकी बात की गई हो। तो अभी किसकी बात की गई? भौतिक संपदा का संचय, मतलब तकनीकी प्रगति में निहित जो वरदान है मानव जाति के लिए उसकी बात की गई, जिसके बारे में लेखक कह रहा है कि वो भौतिक संपदा का संचय तो नहीं, कुछ और है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा जीवन में इनकी जितनी मात्रा का वास्तविक रूप में उपभोग किया जा सकता है भौतिक संपदा का, वो बहुत अधिक नहीं है। इसलिए लेखक कह रहा है कि ये बड़ा वरदान नहीं है, कुछ और है। किंतु, अब ध्यान दो, किंतु आ गया, तो इसके बाद लेखक का विचार होगा। किंतु फुर्सत के समय के उपभोग की संभावनाएं उसी संकीर्ण सीमा तक सीमित नहीं, ठीक है। कह दिया गया कि भौतिक संपदा का संचय वो तो सीमित है, लेकिन किंतु जो फुर्सत के समय की उपभोग की संभावनाएं हैं उसी संकीर्ण सीमा तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जिन्होंने फुर्सत के समय के उपहार के सदुपयोग का कभी अनुभव नहीं किया है वे लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अब लेखक कह रहा है कि जिन्होंने फुर्सत के समय का सदुपयोग किया ही नहीं है क्योंकि वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर भी इसको भी सर्कल करो, इसके बाद लेखक का मुख्य विचार आएगा। तो किंतु के बाद, फिर भी के बाद, इन सब पे ध्यान रखना है। फिर भी समाजों की एक अल्पसंख्या द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाना ही आदिम स्तर के मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। तो लेखक क्या कह रहा है कि जिन्होंने फुर्सत के समय का कभी सदुपयोग का अनुभव ही ना किया हो तो वो उसका मिसयूज कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर भी समाज के कुछ अल्पसंख्या, मतलब कुछ लोगों द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया गया, और यही रचनात्मक उपयोग आदिम स्तर के बाद सभी मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। इसका मतलब क्या है कि आज हम लोग जितना भी डेवलपमेंट देखते हैं इसमें कुछ ही लोगों का योगदान है, उन्हीं की रचनात्मक सोच है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये लैपटॉप मेरे सामने है, पेन पैड है, और ऑनलाइन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ही लोगों की देन है, यही लेखक कर रहा है। और वो कुछ लोग कौन है? जिन्होंने फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया है। क्लियर हो गया? इसको कम शब्दों में समझना है, विश्लेषण में आप देखिए। यह परिच्छेद बताता है कि तकनीकी प्रगति का सबसे बड़ा वरदान भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि अवकाश है। भौतिक वस्तुएं सीमित सुख देती हैं, जबकि फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग ही सभी मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। अब तक कुछ लोगों ने ही फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया है। तो पूरे ही परिच्छेद में लेखक यह कह रहा है कि फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग जो हुआ है वही मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है, और फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग कुछ ही लोगों ने किया है। बस इतना ही। अब हम इसके विषय को और विचार को समझ लेते हैं। विषय मतलब किसकी बात की गई है? तो मानव प्रगति में फुर्सत के समय की भूमिका की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? तो कुछ लोगों द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। ये बात की गई है।
अब इसी विचार को आपको वापस से ढूंढना है। प्रश्न देखिए, पूर्व धारणा पूछ लिया गया, पहले निष्कर्ष पूछा गया था, इस प्रश्न में पूर्व धारणा पूछा गया, लेकिन पहले भी हमने विचार ढूंढा, अब भी हम विचार ढूंढेंगे। तो देखते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट में लेखक का विचार है कि नहीं। फुर्सत के समय को लोग सदैव उपहार के रूप में देखते हैं। नहीं बाबा, कुछ ही लोगों ने देखा है, कुछ ही लोगों ने देखा है। अगर सभी लोग देखे होते तो शायद हम आज टाइप 2 सिविलाइजेशन होते या टाइप 3 सिविलाइजेशन होते, शायद। अब ये टाइप 2 सिविलाइजेशन क्या है, टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या है, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इतना ही पढ़ने से पता चल गया कि लेखक का विचार नहीं है, ये गलत है। दूसरा, सेकंड स्टेटमेंट, कुछ लोगों द्वारा फुर्सत के समय का नूतन और मौलिक चीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना ही मानव प्रगति का मुख्य स्रोत रहा है। क्लियर है, पूरा का पूरा विचार स्टेटमेंट 2 में है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा B, केवल 2। तो अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको 4 बारी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप एक ही बार में समझ जाएंगे, और मैं भी धीरे 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 आपको बहुत कुछ पता चलते जाएगा। जैसे जैसे नए नए परिच्छेद में लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर से, उसमें मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु बताया, आज मैंने पंक्चुएशन मार्क्स को बताया, और भी चीजें, जैसे आज मैंने वर्ड यूज किया शायद, तो आगे मैं वो भी बताऊंगा, शायद वाले भी परिच्छेद हैं, और आप भी खूब वर्ड यूज करते हो शायद, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान देंगे। तो आज ये 2 कॉम्प्रिहेंशन हो गया। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप वीडियो देखते हैं ना, तो उस पर कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा वो बताइए। आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे तो वो कमेंट्स में दे दीजिए। अगर आपको कुछ कमी लग रही तो वो बता दीजिए। कमेंट्स करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो, जो मेरा लेक्चर है, इसको आप कैसे ले रहे हैं, ये आपको कितना फायदा पहुंचा रहा है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि इससे हर एक को फायदा होता है, आपको भी होगा, 100% होगा, ये गारंटी है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप कमेंट जरूर कीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसी सेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।